हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं नीट 2026 के 11 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, जो आपके आने वाली नीट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो 11 क्वेश्चन है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें, समझें और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसे और अच्छे से क्लियर करें और साथ में रिविजन भी करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। एक कंपाउंड हमारा P है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा है C8H8O और ये गिव्स ए रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP, मतलब 2,4-DNP के साथ में क्या करता है, ये रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है। एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। तो ये जो हमारा कंपाउंड P है वो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड P है वो हमारा कौन सा होगा, सोचो थोड़ा सा। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O और ये किसके साथ में रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है, 2,4-DNP रिएजेंट के साथ। तो 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रेड प्रेसिपिटेट कौन देते हैं, तो वो हमारे देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो मतलब कंपाउंड P हमारा कौन हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, मतलब ये फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। तो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कौन करता है, तो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस हमारे करते हैं ओनली एल्डिहाइड। कीटोन है वो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड P है वो हमारा कंपाउंड P कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा, तो वो हमारा कौन होगा, कीटोन होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे फेलिंग जो रिएजेंट है उसको रिड्यूस नहीं करता है। तो हमारे जो P वाले कंपाउंड जो 4 ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। इसके अंदर हमारा कौन है, ये फर्स्ट वाले के अंदर एल्डिहाइड है, सेकंड वाले के अंदर कौन है हमारा, कीटोन है, थर्ड वाले के अंदर कौन है, एल्डिहाइड है, फोर्थ वाले में कौन है, कीटोन है। तो ये जो एल्डिहाइड है वो हमारे फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है। और थर्ड वाले के अंदर भी कौन है, एल्डिहाइड है, मतलब ये भी हमारा P नहीं होगा। तो ये जो सेकंड और जो फोर्थ के अंदर जो हमारे कीटोन है वो हमारे फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो दोनों में से हमारा एक ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा उसको हम आगे चेक करते हैं। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, मतलब ये जो कंपाउंड P है उसका हम क्या करना है, हमें ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करना है। तो कंपाउंड P जो हमारे ये ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 दोनों के अंदर है उसका हम कर रहे हैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन। किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ। तो क्रोमिक एसिड के साथ में जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा कंपाउंड कौन सा बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो 2 और 4 दोनों में से भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। और आगे हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। P गिव्स एन एरोमेटिक प्रोडक्ट Q, मतलब जो हमारा Q प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा। दैट प्रोड्यूस एफरवेंसेस ऑन ट्रीटिंग विथ एक्वस NaHCO3, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट Q है ना, ये वाला जो Q हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा NaHCO3 के साथ क्या करता है, एफरवेंसेस देता है ना, बुलबुले क्रिएट करता है। तो वो बुलबुले क्रिएट कब होंगे, तो जब ये जो बेंजोइक एसिड है वो NaHCO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो जिससे क्या बनेंगे, ये बुलबुले बनेंगे, है ना, एफरवेंसेस क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, जिसमें P हमारा रहेगा एसिटोफिनॉल और Q हमारा रहेगा बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीथेन है ना, जो मीथेन है वो क्या कर रही है, रिएक्ट विथ स्टीम। तो मीथेन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, स्टीम के साथ। एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट टू फॉर्म। तो देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारा एक तो मेथेन है ना, मेथेन हमारा कौन होता है, CH4। CH4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट विथ हमारा स्टीम है ना, स्टीम मतलब कौन, H2O है ना, भाप। तो रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रही है, तो 1273 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रही है। और किसके प्रेजेंस में हो रही है, तो निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, देखो फटाफट 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सोचो दिमाग लगाओ कौन सा आंसर सही है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो मेथेन है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। तो इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि जिसमें वाटर है वो मेथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें वाटर तो बनेगा ही नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। और उसके बाद 4 ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो कौन से ऑप्शन बचे, एक तो सेकंड वाला बचा और एक थर्ड वाला बचा।
तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक तो हाइड्रोजन तो बनने ही वाली है, CO2 बनेगी कि CO बनेगी वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो एक बात अच्छे से बैठा ले, है ना, क्या बैठानी है आपको कि CH4 के साथ में जब H2O की रिएक्शन हो रही है, मतलब भाप के साथ में जब उसकी रिएक्शन होती है तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनती नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये CO2 क्यों नहीं बनती है और CO क्यों बनती है। तो ध्यान से देखो, CH4 जो होता है वो हमारा H2O के साथ में रिएक्ट करता है और वो हमारा बनाता है CO और H2। और CH4 जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वो हमारा बनाता है, क्या बनाता है, CO2 और H2O। तो यहाँ पर CH4 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जब CH4 का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ना, अधूरा नहीं पूरा जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा क्या क्या बनते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में क्या बनती है, H2O बनता है। और जब CH4 की रिएक्शन H2O के साथ में मतलब स्टीम के साथ में होती है तो हमारा बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाला ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल डेट आर मेटामर एमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से वे अणुओं का युग्म जो मेटामर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो एक दूसरे के आपस में क्या है, मेटामर है। मेटामर मतलब वो हमारी मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म हमारी क्या होती है, तो मेटामेरिज्म हमारी होती है एक प्रकार की आइसोमेरिज्म। तो इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से हमें उस ऑप्शन का चयन करना है जिसके अंदर ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या है, मेटामर हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। उस ऑप्शन का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारी जो आइसोमेरिज्म होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है। एक तो हमारी होती है स्ट्रक्चरल, है ना, संरचनात्मक समावेता, और सेकंड हमारी होती है स्टीरियो आइसोमर, है ना, त्रिविम समावेता। तो यहाँ पर ये जो मेटामेरिज्म हो रही है वो हमारी कौन सी आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कौन कौन सी होती है, तो एक तो हमारी होती है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड हमारी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड हमारी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और उसके बाद में जो फोर्थ होती है वो हमारी होती है मेटामेरिज्म। तो ये जो 4 टाइप की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 4 के 4 जो टाइप है वो इस 4 ऑप्शन के अंदर आपको दिए हुए हैं। तो अपने को ढूंढना है कि किसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा कौन सा है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ पर भी ये CH3 CHOH और CH3। तो यहाँ पर ये दोनों जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो OH की पोजीशन है वो यहाँ पर 1 नंबर के कार्बन पर है, और यहाँ पर OH की पोजीशन हमारे कौन से नंबर के कार्बन पर है, 2 नंबर के कार्बन पर है। मतलब यहाँ पर OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग है। जब पोजीशन अलग अलग है तो इसके अंदर जो आइसोमेरिज्म होगी वो हमारी होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन के अंदर आप ध्यान से देखें कि सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा CH3 CH2 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 CH3, मतलब यहाँ पर एक कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन स्ट्रेट है, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। और ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है ना जिसमें क्या है CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 CH2, मतलब यहाँ पर 4 कार्बन की एक चेन है और एक CH3 हमारा ब्रांचिंग में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन की जो चेन है ना, कार्बन की चेन में डिफरेंस आ रहा है। एक में कार्बन की चेन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरे हमारे कार्बन की चेन के अंदर क्या है, ब्रांचिंग है। मतलब ये जो आइसोमेरिज्म होगी वो हमारी होगी कौन सी आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर कार्बन की चेन में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए हमारी होगी कौन सी आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला है, CH3COCH3, मतलब यहाँ पर ये कौन है, कीटोन है। और यहाँ पर उसके साथ में जो सेकंड फॉर्मूला वो कौन सा है, CH3CH2CHO, मतलब वो हमारा कौन है, एल्डिहाइड है। मतलब दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है और दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। कौन कौन से, तो एक के अंदर हमारा कीटोन है और दूसरे के अंदर हमारा कौन है, एल्डिहाइड। तो दोनों मोलिक्यूल के जो मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये जो आइसोमेरिज्म हमारी होती है वो हमारी होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद ये जो लास्ट एग्जांपल हमारा फोर्थ वाला है उसके अंदर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर CH3O CH2 CH2 CH3, मतलब ये हमारा कौन है, ईथर है। और यहाँ पर भी ये भी हमारा कौन है, ईथर ही है, CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों हमारे ईथर हैं। लेकिन दोनों के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी पोजीशन जो बीच में ही है ना, क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
मतलब यहाँ पर इसके अंदर एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है और यहाँ पे कितने कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है? 2 कार्बन के बाद। तो यहाँ पर ये हमारा है मेथॉक्सी प्रोपेन और ये हमारा है एथॉक्सी एथेन। दोनों के अंदर ऑक्सीजन की जो बीच में ही है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ही ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, जिससे हमारे अलग अलग कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है वो हमारी होती है मेटामेरिज्म, और इसके जो आइसोमर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मेटामर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आर मेटामर एमंग द फॉलोइंग इज, तो उसके अंदर मेटामर हमारे कौन कौन से होते हैं? तो जो फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो ये दोनों कंपाउंड दिए हुए हैं वो दोनों कंपाउंड हमारे एक दूसरे के क्या होते हैं? मेटामर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, निम्नलिखित यौगिक का सही आईयूपीएसी नाम है। तो आपको ये जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड का सही आईयूपीएसी नाम हमें निकालना है, जो ये 4 ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सौ ने इसका आंसर निकाल भी दिया होगा, है ना। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे निकालेंगे। तो किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस कंपाउंड के अंदर लॉन्ग चेन का क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की जो लॉन्ग चेन है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्ग चेन हमारी बनेगी इस प्रकार से, ये कार्बन की लॉन्ग चेन हमें प्राप्त होती है। लॉन्ग चेन के सिलेक्शन के बाद हमें क्या करना है कि इस लॉन्ग चेन के साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा है ये रहा, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा है ये रहा। ये हमारा इथाइल है और ये हमारा मिथाइल है। अब उसके बाद जो हमने लॉन्ग चेन का जो सिलेक्शन किया है उसकी हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग एक तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 और 3, और दूसरी नंबरिंग हम यहाँ से भी हो सकती है 1 2 और 3। तो यहाँ पर 3 नंबर पे यहाँ पर इथाइल आ रहा है और यहाँ पे 3 नंबर पे कौन आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। तो दोनों में से कौन सी नंबरिंग सही होगी वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन है? ये तो हमारा इथाइल है और ये हमारा मिथाइल है। तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है? उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखना है कि अल्फाबेटिकल में कौन पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल में हमारा इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। तो हमारी कौन सी नंबरिंग सही रहेगी? ये वाली जो नंबरिंग है जिसमें इथाइल को 3 नंबर मिल रहा है वो नंबरिंग हमारी सही रहेगी, और ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हमारी सही नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन की चेन है जिसमें 3 नंबर पे हमारा इथाइल है और 5 नंबर पे हमारा कौन है? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को नोट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे जो है वो हमारे 3 नंबर पे इथाइल है, तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल। ये हमारा 3 इथाइल। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन सा है? मिथाइल, है ना। मिथाइल कौन से नंबर पे है? 5 नंबर पे। तो ये हमारा जो नाम यहाँ पर ये 3 इथाइल वाला तो एक ही है ना, दूसरा नहीं है। तो 3 इथाइल के बाद में दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूएंट हम मिथाइल का नाम नोट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 5 मिथाइल। और हमारे कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की चेन है। तो ये हो जाएगा हमारा हेप्ट, और ये हमारा एल्केन है इसलिए हो जाएगा हेप्ट और एन, हेप्टेन, है ना। तो ये हमारा इसका सही आईयूपीएसी नाम हमारा हो गया 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, है ना। 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका सही आईयूपीएसी नेम। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट जिसमें आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको दिया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक की इकाई। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर आपको लिस्ट फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कौन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ये जो हमारे अलग अलग टाइप की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट, है ना, वेग नियतांक की इकाई। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कौन कौन सी होगी उसको हमें क्या करना है? मैच करना है। तो आप सभी को पहले से ये पता ही है कि हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट हम किस प्रकार से निकालते हैं, और वो यूनिट कौन सी होती है। जैसे हमारी 0 ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है, ये 4th में दी हुई है वो। फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हमारी दी है 3rd में। सेकंड ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हमारी दी है 1st में, और थर्ड ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारी दी हुई है 2nd में। तो जिसको पहले से पता है कि ये रेट कांस्टेंट की यूनिट हमने किस प्रकार से निकाली है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन ये रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त करते हैं, ये जिसको नहीं समझ में आया वो बिल्कुल ध्यान से देखें कि इसको हम कैसे निकालते हैं।
तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमें यदि रेट कांस्टेंट की यदि हमें क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का ये जो फॉर्मूला है उससे आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। फॉर्मूले के अंदर क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, सांद्रता जो दी हुई है, उसके ऊपर पावर कितनी है 1 माइनस एन। यहाँ पर ये n कौन है, तो n हमारी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके साथ में जो टाइम है, टाइम की पावर क्या है -1। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हमारी होती है मोल लीटर इनवर्स, और उसके ऊपर हमारा है 1 माइनस एन। और टाइम की यूनिट हमारी क्या होती है, तो टाइम की यूनिट हमें लेनी है सेकेंड, है ना, तो सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, जो एन की वैल्यू है, जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो एन की वैल्यू है उसको हम रखेंगे, और जो यूनिट है वो यूनिट उसकी क्या होगी उसको निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। तो हमारी जो यूनिट का जो फॉर्मूला था, है ना, मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस एन, तो एन की जगह यहाँ पे क्या रख दिया हमने 0 और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर 1 माइनस एन के अंदर जब एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 में 0 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो जब पावर यदि 1 आएगी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मोल का मोल ही रह जाएगा और लीटर इनवर्स का लीटर इनवर्स ही रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हमारे रेट कांस्टेंट की जो यूनिट हमें प्राप्त होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर उसके बाद चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे एन की वैल्यू क्या होगी 1। तो जो यूनिट का जो फॉर्मूला था जिसके अंदर मोल लीटर इनवर्स तो है ही, और यहाँ पर 1 माइनस एन की जगह एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 रखेंगे, और ये तो हमारा सेकंड इनवर्स ही रहेगा। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो पूरी जो वैल्यू होती है उसके ऊपर यदि पावर 0 हो जाए तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो 1 होते ये यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कौन, तो यहाँ पर बचेगा केवल सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारी होती है सेकेंड इनवर्स। फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारी एन की वैल्यू क्या होती है 2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा -1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसके ऊपर हमें -1 की पावर है, तो ये मोल के ऊपर क्या हो जाएगा -1। ये लीटर हमारा -1 के अंदर है, तो ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एल के ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ पर जो सेकेंड जो है उसके ऊपर -1 ही रहेगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। और लास्ट में ये जो थर्ड ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकालते हैं, जिसके अंदर एन की वैल्यू हम क्या रखते हैं 3। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम एन की वैल्यू क्यों क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो ये 1 माइनस 3 मतलब पावर क्या हो जाएगी -2। तो जब पावर यदि -2 हो जाएगी तो यहाँ पर मोल के ऊपर क्या आ जाएगा -2, और लीटर के अंदर -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई -2 है ना, तो -1 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा +2। तो लीटर का हो जाएगा स्क्वायर, और ये यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हमारी फोर्थ में दी हुई है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है हमारी थर्ड में। उसके बाद में जो सेकंड ऑर्डर है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है फर्स्ट में, और थर्ड ऑर्डर के जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो हमारी दी हुई है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो ए वाला जो मैच हो रहा है वो किसके साथ मैच हो रहा है, फोर्थ के साथ। तो ए वाले फोर्थ हमारे 3 ऑप्शन है। बी वाला जो मैच हो रहा है वो हमारा हो रहा है थर्ड के साथ, तो बी वाला थर्ड, ये 2 ऑप्शन है। उसके बाद में जो सी वाला है वो मैच हो रहा है हमारा फर्स्ट वाले के साथ, तो सी वाला फर्स्ट, और ये जो डी वाला है वो मैच हो रहा है 2 के साथ। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। In a qualitative analysis, Bi3+ is detected by appearance of precipitate of BiOOH. Calculate pH when the following equilibrium exists at 298 Kelvin. तो ये जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा Bi3+ जो हमारा डिटेक्ट हो रहा है, कैसे डिटेक्ट हो रहा है, तो अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ BiOOH। ये जो BiOH का जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उससे हमारा यहाँ पर Bi3+ है वो क्या होता है, डिटेक्ट होता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम आपके सामने है उस इक्विलिब्रियम की सहायता से हमें क्या करना है, कैलकुलेट pH व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, मतलब इस इक्विलिब्रियम से हमें pH का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और आपको उसके लिए क्या दिया गया है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम का हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, k की वैल्यू आपको दी है, और गिवन log 2 है ना, log 2 की वैल्यू आपको दी है कितनी है 0.3010।
तो इससे हमें किसका कैलकुलेशन करना है, तो हमें निकालना है किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पीएच, है ना, पीएच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे कौन से आयन बन रहे हैं, OH माइनस आयन। मतलब इस OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन हम पहले निकालेंगे। इस OH की कॉन्सेंट्रेशन से हम निकालेंगे POH, और जब POH हमें प्राप्त हो जाएगा तो उससे हम क्या निकाल पाएंगे, पीएच। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमें OH की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी हुई नहीं है, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K की वैल्यू दी हुई है उससे हम निकालेंगे OH की कॉन्सेंट्रेशन। और OH की कॉन्सेंट्रेशन हमें जैसे ही प्राप्त हो जाएगी तो हम निकाल देंगे POH, और POH यदि प्राप्त हो गया तो POH से हम निकाल पाएंगे pH। तो ध्यान से देखें इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम हमारा है, ये जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम के अंदर हम सबसे पहले हमें क्या करना है, OH माइनस जो आयन्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे K की वैल्यू से, है ना। तो यहाँ पर K की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमारी बराबर होती है, ऊपर तो आते हैं हमारे प्रोडक्ट हमारे कौन कौन है, BiO प्लस, और उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट हमारा है OH माइनस, और नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट हमारा है BiOOH। तो यहाँ पर जो BiOH जो है वो हमारा सॉलिड के फॉर्म है ना, सॉलिड के फॉर्म में जो उसके जो एक्टिव मास की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। मतलब ये पूरा यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होगी वो K की वैल्यू हमारी BiO प्लस, ये BiO प्लस और ये OH माइनस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लीकेशन के क्या होगी, इक्वल प्राप्त होगी। तो यहाँ पर K का फॉर्मूला हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर BiO प्लस और OH माइनस हमारे समान अनुपात में, दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि BiO प्लस इज इक्वल OH माइनस, दोनों को हम सेम मान लेते हैं ना, दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम उसको इक्वल मान लेते हैं। तो दोनों को हम क्या मान लेते हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन S मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा K बराबर क्या हो जाएगा, S स्क्वायर। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमें दी हुई है सवाल के अंदर, K की वैल्यू हमारे कितने दी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल, यहाँ पर ये हमें किसकी निकालनी है, OH की निकालनी है। तो S की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OH माइनस, OH माइनस का की पावर क्या आएगी, स्क्वायर, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लिया हमने, सेम मान लिया, इसलिए ये हो जाएगा OH माइनस का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हमें प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त हुई हमारी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोलर। तो अब यहाँ पर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें प्राप्त हो गई ये। तो इस OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, POH। तो POH हमारा निकालने का फॉर्मूला है POH इज इक्वल माइनस लॉग OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हमें जो प्राप्त हुई है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, और इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है POH इज इक्वल 5 माइनस लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू हमारी है 0.3010। तो यहाँ पर POH के अंदर 5 को इससे हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, 4.699। तो ये तो हमारा प्राप्त हो गया POH। तो इस POH की वैल्यू से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम pH की वैल्यू। pH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारे 298 केल्विन पर pH प्लस POH दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि pH प्लस POH इज इक्वल 14। तो यहाँ पर POH की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है 4.699। तो यहाँ पर pH की जो वैल्यू हो जाएगी, pH की वैल्यू किसकी हो जाएगी, तो pH इज इक्वल यहाँ हो जाएगा हमारा 4.699 इज इक्वल 14। तो ये 4.699 को है उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 14 में से इसको 4.699 को हम माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू हमारी कितनी प्राप्त होगी, वो वैल्यू हमारी pH की प्राप्त हो रही है 9.301। तो यहाँ पर जो इस pH की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई हमारी, 9.301। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम संख्या आपको दी हुई है। कौन कौन सी क्वांटम संख्या है, एक तो है n और दूसरी है l। n मतलब कौन सी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और l का मतलब कौन सा क्वांटम नंबर, l हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विघंशी क्वांटम संख्या। तो ये जो n और l है ना, दोनों क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें किसका नाम पता करना है, तो हमें नाम पता करना है लिस्ट सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब कक्षक, है ना।
तो इन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल का नाम हमें क्या करना है, बताना है, उसको मैच करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इस n और l की वैल्यू से हम ऑर्बिटल के नाम हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। तो ये जो ऑर्बिटल के ये जो नाम दिए हुए हैं ना, 3d 2p 4s और 5f, इसमें जो आगे नंबर लिखे हुए हैं, कौन कौन से नंबर, 3 2 4 और 5, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू हमारी यहाँ पर इस ऑर्बिटल के आगे लिखी होती है। और उसके बाद हमारा जो d p s और f, ये जो ऑर्बिटल के जो नेम लिखे हैं वो नेम हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे प्राप्त होते हैं l की वैल्यू से। l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि ये जो l की वैल्यू होती है, उस l की वैल्यू से ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनके नेम हम कैसे निकालते हैं। तो जब l की वैल्यू हमारी 0 होती है तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। फिर जब l की वैल्यू यदि 1 होती है तो हमारा वो कौन से ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, p ऑर्बिटल के लिए। और l की वैल्यू 2 हमारे कौन से ऑर्बिटल के लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए। और l की वैल्यू जब 3 होती है तो वो हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल। तो ध्यान से देखें, जब n की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है उनके आगे जो नंबर लिखे हुए वो भी हमारा कौन सा होगा, 2 होगा। और l की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। तो l की वैल्यू 1 है, वो कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, हमारे p ऑर्बिटल के लिए। तो a के अंदर जो n और l की वैल्यू है वो हमारा, उसके लिए जो ऑर्बिटल होगा वो हमारा कौन सा होगा, 2p ऑर्बिटल। फिर उसके बाद जो हमारा b है, b के अंदर हमारा n की वैल्यू है 4, मतलब यहाँ पर जो ऑर्बिटल कौन सा होगा, ये 4 वाला। और यहाँ पर l की वैल्यू क्या दी है, 0। l की वैल्यू 0 कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, s ऑर्बिटल के लिए। तो ये 4 के साथ s ही है, मतलब ये हमारा मैच हो जाएगा थर्ड के साथ। फिर उसके बाद c के अंदर हमारा क्या है, n की वैल्यू हमारी 5 है, मतलब ये ऑर्बिटल हमारा होगा ये 5 वाला। और l की वैल्यू हमारी क्या है, 3। तो 3 कौन से ऑर्बिटल के लिए होता है, f ऑर्बिटल के लिए, मतलब ये क्लियर, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद में हमारा जो d वाला है, d वाले के अंदर l की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, तो ये 3 वाला ऑर्बिटल हो जाएगा। और उसके साथ जो l की वैल्यू है वो कितनी है, 2। तो 2 जो l की वैल्यू होती है वो हमारे कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, d ऑर्बिटल के लिए, मतलब ये d वाला मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले के साथ। तो जो ऑप्शन दिए हो गए उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। ए वाला मैच हो रहा है हमारा सेकंड के साथ, ए वाला सेकंड हमारे दो ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद में जो बी वाला मैच हो रहा है थर्ड के साथ, बी वाला मैच दोनों के अंदर हो रहा है। उसके बाद में हमारा सी वाला मैच हो रहा है फोर्थ के साथ। सी वाला फोर्थ कहाँ पर है, तो सी वाला फोर्थ है हमारे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। और डी वाला है वो किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट वाले के साथ। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, दो लिस्ट आपको दी गई है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको दिए गए हैं ट्रांजिशन मेटल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और सेकंड लिस्ट के अंदर आपको दिया है कैटालाइटिक रोल। मतलब ये यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल है, जैसे यहाँ फिर ट्रांजिशन मेटल है, उसके बाद में कंपाउंड कौन है, V2O5 और PdCl2। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कौन है, हमारा Ni कॉम्प्लेक्स। तो ये जो मेटल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा कैटालाइटिक रोल, मतलब कौन से प्रोसेस के अंदर कैटालिस्ट की तरह रोल प्ले करते हैं। तो कौन सा कैटालिस्ट कौन से प्रोसेस में यूज होता है उसका आंसर हमें देना है। तो फर्स्ट कैटालिस्ट हमारा है V2O5। V2O5 जो होता है वो हमारा कौन से प्रोसेस के अंदर यूज होता है, तो वो हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2। SO2 से H2SO4 के निर्माण में इस हमारा V2O5 का क्या होता है, यूज होता है। और हमारा जो SO2 से जो H2SO4 का जो प्रिपरेशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का हमारा नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि। तो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमारा जो SO2 है वो हमारा V2O5 के प्रेजेंस में SO3 के अंदर चेंज हो जाता है। फिर ये जो SO3 है वो हमारा H2SO4 के साथ में मिल करके हमारा बनाता है ओलियम। फिर हमारा जो ओलियम होता है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है और हमारे H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार H2SO4 के फॉर्मेशन का ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उसके अंदर V2O5 होता है, वो हमारा कैटालिस्ट के रूप में रोल प्ले करता है। फिर हमारा सेकंड कैटालिस्ट हमारा कौन है, Fe। तो Fe जो होता है वो किसके अंदर यूज होता है, तो Fe जो हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 मिक्सचर। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है और जो हाइड्रोजन जो गैस होती है, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो दोनों आपस में गैसें ऐड हो जाती है और हमारा किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमारा कहलाता है हेबर प्रोसेस, है ना, हेबर विधि। और इस विधि के अंदर जो हमारा Fe होता है वो हमारा कैटालिस्ट की तरह रोल प्ले करता है। और इसी प्रोसेस में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मोलिब्डेनम जो यूज होता है, एमओ जो यूज होता है, वो हमारा कैटालाइटिक प्रोमोटर के रूप में यूज होता है ना, उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है उसको।
तो हमारा जो मोलिब्डेनम होता है वो हमारा कैटालाइटिक प्रोमोटर के रूप में वर्क करता है, और जो Fe होता है वो कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड कैटालिस्ट है वो हमारा है PDCl2। PDCl2 हमारा किसके अंदर यूज होता है? तो PDCl2 हमारा यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू एथेनॉल। तो हमारी जो इथाइन होती है, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसका ये जो PDCl2 होता है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, और वो उसको किस में चेंज करता है? हमारा एथेनॉल के अंदर चेंज करता है। एथेनॉल मतलब CH3CHO। तो यहाँ पर जो एथाइन को एथेनॉल के अंदर जो चेंज किया जाता है हमारा PDCl2 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो प्रोसेस हमारा कहलाता है वाकर प्रोसेस, है ना, वाकर विधि। और लास्ट हमारा कैटालिस्ट है Ni कॉम्प्लेक्स। तो वो जो Ni कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन। एल्किन के पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारा जो कैटालिस्ट जो यूज होता है वो हमारा होता है Ni कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि हमारा जो V2O5 है वो हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2। Fe हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2H2 मिक्सचर। PDCl2 हमारा यूज हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन टू एथेनॉल, और Ni कॉम्प्लेक्स हमारा यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। तो ये चार ऑप्शन है, उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए के साथ मैच हो रहा है थर्ड, ए के साथ थर्ड हमारे दो ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ। बी हमारा मैच हो रहा है फर्स्ट के साथ, तो बी वाला फर्स्ट का है हमारे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। फिर उसके बाद में जो सी है वो मैच होता है हमारा फोर्थ के अंदर, C4, और डी है वो मैच हो रहा है सेकंड के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA इज, DNA और RNA की द्वितीयक संरचना के संबंध में सही कथन है। तो DNA और RNA के संबंध में आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 4 स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें और बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है ना। इसमें से मतलब 1 करेक्ट है और 3 हमारे इनकरेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा कि हमारा जो DNA और जो RNA होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो DNA और RNA के संबंध में उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। तो इस DNA के स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। DNA के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो हेलिक्स होते हैं वो कितने होते हैं? डबल होते हैं। एक हेलिक्स तो ये रहा और दूसरा हेलिक्स हमारा ये रहा। तो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा होता है DNA का। और इसी के साथ इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन बेस के अंदर एक तो हमारा होता है एडेनिन, दूसरा हमारा होता है थाइमिन, तीसरा होता है हमारा गुएनिन, और फोर्थ हमारा होता है साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस DNA के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा DNA का स्ट्रक्चर। अब RNA के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? तो RNA के स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि RNA का स्ट्रक्चर के अंदर ये जो डबल हेलिक्स है वो डबल हेलिक्स होते नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारा होता है RNA का। और उसके अलावा ये जो नाइट्रोजन जो बेस है, तो नाइट्रोजन बेस जो एडेनिन होता है वो हमारा RNA के अंदर होता है, गुएनिन भी हमारा RNA के अंदर होता है, और साइटोसिन भी हमारा RNA के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। लेकिन जो हमारा थाइमिन जो नाइट्रोजन बेस है, ये जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह जो RNA होता है उसके अंदर होता है यूरेसिल, है ना, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, थाइमिन RNA के अंदर नहीं होता है। तो एक बार आपको ये भी बता देता हूं कि हमारा RNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा RNA का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और इस सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो नाइट्रोजन बेस जो एडेनिन होता है, गुएनिन होता है, साइटोसिन होता है, और यहाँ पर जो थाइमिन की जगह यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है? यूरेसिल होता है। ये आपको मेन जो DNA और RNA के अंदर जो डिफरेंस होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 4 स्टेटमेंट है इसको हम चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा है RNA पोजेसेस ए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब RNA के अंदर जो हेलिक्स होता है वो सिंगल होता है, यस ओके होता है। एंड कंटेंट थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, मतलब 4 बेसिस के अंदर एक बेस थाइमिन होता है। तो RNA के अंदर थाइमिन होता है क्या? RNA के अंदर थाइमिन नहीं होता है। RNA के अंदर कौन होता है? यूरेसिल होता है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? रॉन्ग है ना, सही नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। DNA पोजेसेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो DNA के अंदर डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यस बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंटेंट थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, और उसके अंदर जो 4 बेसिस के अंदर कौन सा बेस होता है? थाइमिन होता है। तो यस DNA के अंदर थाइमिन होता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको हम चेक कर लेते हैं। RNA पोजेसेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब RNA के अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया।
और जो लास्ट हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारा क्या है, डीएनए पोजेसेस ए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है क्या, नहीं होता है। डीएनए हमारा कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो मतलब हमारा यहाँ पर जो सेकेंड जो ऑप्शन है, डीएनए पोजेसेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। रिएक्शन को ध्यान से देखें। रिएक्शन हमारी है 2A प्लस B, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होकर के हमारा प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, 2D। ये जो रिएक्शन दी है उस रिएक्शन के अंदर किसकी वैल्यू दी हुई है आपको, तो एक तो वैल्यू दी है आपको डेल यू। डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, उसकी वैल्यू हमारी है -10 किलो जूल मोल इनवर्स। और उसके बाद सेकंड वैल्यू आपको दी है डेल एस। डेल एस मतलब एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है, वो वैल्यू हमारी है -44 जूल केल्विन इनवर्स एट 298 केल्विन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ डेल जी फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारी डेल जी की वैल्यू है, वो डेल जी मतलब गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी में जो चेंज होता है वो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी है, जो आपको इस 4 ऑप्शन के रूप में दी हुई है। और उसके साथ क्या करना है, तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो भी हमें इस डेल जी की वैल्यू के आधार पर हमें उसका जवाब देना है। मतलब कुल मिला करके ये जो रिएक्शन दी है उस रिएक्शन की जो डेल जी की वैल्यू हमें निकालनी है, और डेल जी की वैल्यू निकालने के बाद ये जो रिएक्शन है वो हमारी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हमें पता करना है। तो ध्यान से देखें कि ये जो डेल जी है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो रिएक्शन हमारी है 2A प्लस बी चेंज इनटू 2D, और इस रिएक्शन की डेल यू इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हमारी है -10 किलो जूल मोल इनवर्स, और उसी के साथ में एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है ना डेल एस, डेल एस की वैल्यू हमारी दी है -44 जूल केल्विन इनवर्स। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है डेल जी की। तो डेल जी का फॉर्मूला होता है हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा टी टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास में है 298 केल्विन, और डेल एस की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर ये दी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर इस सवाल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास में, डेल एच। एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो डेल एच के फॉर्मूले से, डेल एच का फॉर्मूला हमारा होता है डेल एच इज इक्वल डेल यू प्लस डेल एन आर टी। तो इसमें डेल यू कौन है, हमारी जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो डेल यू, और उसके बाद में डेल एन कौन है, तो डेल एन हमारा होता है ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो मोल का जो डिफरेंस प्राप्त होता है वो हमारा होता है डेल एन। और डेल एन हम कैसे निकालते हैं, तो डेल एन की वैल्यू यहाँ पर नीचे निकाली हुई है, ध्यान से देखें कि डेल एन जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल को क्या करना है, माइनस करना है। तो प्रोडक्ट के मोल हमारे कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के मोल हमारे कितने हैं, तो 2 मोल तो हमारे एक है और 1 मोल हमारा बी का है, मतलब 2 + 1 टोटल हमारे रिएक्टेंट हैं 3 मोल। तो डेल एन की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, तो डेल एन की वैल्यू प्राप्त होगी 2 - 3, 2 - 3 = -1। फिर डेल एन के बाद इस फॉर्मूले के अंदर हमारा जो आर है, आर हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.31, और फिर उसके बाद जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 298 केल्विन। तो डेल जी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल एच की वैल्यू को निकालते हैं। तो डेल एच की वैल्यू को निकालने के लिए उसके फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू है उसको हम नोट करते हैं। तो डेल एच इज इक्वल डेल यू की वैल्यू होती है हमारी -10, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में डेल एन की वैल्यू है -1, उसके बाद आर की वैल्यू हमारी है 8.31, टी की वैल्यू हमारी होती है 298 केल्विन, और फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 कहाँ से आया, तो ये यहाँ पर हमारी जो इंटरनल एनर्जी जो है डेल यू की वैल्यू हमारी दी है किलो जूल के अंदर है ना, ये -10 किलो जूल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू है वो हमारी जूल के अंदर है ना, तो जूल को किलो जूल के अंदर हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये -10 का तो -10 रहेगा, और यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त होता है -2.476। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी और आगे सिंबल माइनस का रहेगा। तो डेल एच की वैल्यू हमारी हो जाती है -12.476 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये हमें प्राप्त होगी, एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद आगे हमें इस सवाल के अंदर जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल जी की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू हमें जो प्राप्त होती है
वो हमने किस में निकाली है, किलो जूल के अंदर निकाली है ना। और यहाँ पर जो डेल एस की वैल्यू हमें जो दी है वो हमारी किस में दी है, जूल के अंदर। तो उसको भी हम किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वो वैल्यू हो जाएगी -0.044 किलो जूल केल्विन इनवर्स। अब उसके बाद हम डेल जी के फॉर्मूले के अंदर डेल एच और टी डेल एस की वैल्यू को हम रखते हैं। तो डेल एच की वैल्यू तो है हमारी -12.476, फिर उसके बाद में फिर बीच में माइनस, और टी की वैल्यू हमारी है 298 केल्विन, मल्टीप्लाई हमारा डेल एस की वैल्यू हमारी है -0.044। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल जी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है -12.476। ये तो जैसा है वैसा ही है। यहाँ पर ये इसको हम पहले सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और माइनस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13.112। तो जब लास्ट में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो डेल जी की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो +0.636। यहाँ पर प्लस में क्या आया, क्योंकि हमारा 13 है वो लार्ज नंबर है, तो वैल्यू हमें प्राप्त होती है प्लस में +0.636 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये प्राप्त होगी हमारी डेल जी की वैल्यू। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर चेक करते हैं कि हमारा प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, ये दोनों वैल्यू, और प्लस के अंदर 0.63568 है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यदि डेल जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव प्राप्त होती है ना, हमारे इस आंसर के अंदर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डेल जी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो वो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना, अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। और यदि डेल जी की वैल्यू यदि नेगेटिव प्राप्त होती है तो वो प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर डेल जी की वैल्यू हमें प्लस में प्राप्त हो रही है, मतलब हमारा वो प्रोसेस कौन सा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सेलेक्ट द रिएजेंट डेट रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पर आपको ये 5 क्या दिए गए हैं, रिएजेंट दिए गए हैं, और ये 5 रिएजेंट क्या करते हैं, रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। मतलब जो नाइट्राइल है ना, जो नाइट्राइल है उसको किस में चेंज करते हैं, प्राइमरी एमीन के अंदर, प्राथमिक एमीन के अंदर क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये जो 5 रिएजेंट दिए हुए हैं, इन 5 रिएजेंट में से हमें ये ढूंढना है कि इसमें से कौन नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज करता है और कौन सा रिएजेंट नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है। उसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना, उसका हमें चेंज करना है। तो एक एक रिएजेंट को हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिएजेंट हमारा कौन सा है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में हमारा है वाटर, है ना, वाटर के साथ उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हमारा नाइट्राइल है ना, RCN को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और उसको किस में चेंज करता है, तो ये यहाँ पर ये R का R, ये कार्बन के साथ में हमारे आ जाएंगे हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन के साथ में भी आ जाएंगे हाइड्रोजन। मतलब ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये प्राइमरी एमीन, मतलब नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर रिड्यूस करता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद हमारा जो बी वाला रिएजेंट है, रिएजेंट कौन सा है, HnCl2 प्लस HCl। तो HnCl2 प्लस HCl वो हमारा ये, जैसे हमारा ये प्रोपेन नाइट्राइल है, तो इस प्रोपेन नाइट्राइल की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, HnCl2 और HCl के साथ हम करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम H3O प्लस मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोपेन नाइट्राइल है वो हमारा चेंज हो जाता है, नाइट्राइल जो चेंज हो रहा है हमारा किसके अंदर, CHO मतलब एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये जो नाइट्राइल है वो हमारा प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये जो HnCl2 और HCl है वो नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है, वो किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड के अंदर चेंज करता है। मतलब ये जो सेकंड वाला रिएजेंट है वो हमारा नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज नहीं करता है। फिर उसके बाद हमारा ये जो सी वाला रिएजेंट कौन है, H2Ni, मतलब निकल कैटालिस्ट के साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन के साथ उसका जब रिडक्शन करते हैं, किसका रिडक्शन करते हैं, तो नाइट्राइल का। तो नाइट्राइल का जब हाइड्रोजन के साथ में निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है तो ये नाइट्राइल है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, ये हमारा प्राइमरी एमीन के अंदर चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो सी वाला जो रिएजेंट है H2Ni वो हमारा नाइट्राइल को प्राइमरी एमाइन के अंदर उसको रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद हमारा जो डी वाला रिएजेंट है NaHG और C2H5OH। तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ में सोडियम अमलगम है, तो इस रिएजेंट की रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्राइल के साथ। यहाँ पर C6H5CN मतलब बेंजोनाइट्राइल है, और बेंजोनाइट्राइल का हम क्या करते हैं, Na एल्कोहल, मतलब ये यहाँ पर 4H, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन के द्वारा ये जो बेंजोनाइट्राइल है वो हमारा बेंजाइल एमीन के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब ये भी हमारा एक तरह से क्या बना रहा है, ये प्राइमरी एमीन बना रहा है, मतलब यहाँ पर नाइट्राइल का प्राइमरी एमीन में रिडक्शन होता है। और लास्ट रिएजेंट हमारा कौन सा है, Br2 एक्वस NaOH। तो ये जो रिएजेंट है वो हमारा प्राइमरी एमाइन तो बना रहा है, ये एमाइन का फॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन ये हमारा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन किससे कर रहा है, तो ये हमारा है RCONH2 मतलब एमाइड,
एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज नहीं कर रहा है, ये हमारा एमाइड को एमीन में चेंज करता है। कौन सा रिएजेंट? Br2NaOH। और ये जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का हमारा नाम होता है हफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये हमारी नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर ये जो Br2NaOH जो है वो हमारा एमाइड को किस में चेंज करता है? एमीन के अंदर चेंज करता है। नाइट्राइल को एमीन के अंदर चेंज नहीं करता है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो नाइट्राइल को एमीन के अंदर चेंज करता है। SnCl2 और HCl है वो हमारा नाइट्राइल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, एमाइन के अंदर चेंज करते नहीं है। उसके बाद H2Ni है वो भी नाइट्राइल को एमाइन में चेंज करते हैं। NaHgC2H5OH हमारा जो रिएजेंट है वो भी हमारा नाइट्राइल को एमाइन में चेंज करता है। और Br2 aqueous NaOH है वो हमारा एमाइड को एमीन में चेंज करता है, नाइट्राइल को एमीन में चेंज करता नहीं है। तो कौन कौन से रिएजेंट हमारे नाइट्राइल को एमाइन में चेंज कर रहे हैं? तो एक तो A, उसके बाद में C और हमारा D, ACD। तो ACD वाला ऑप्शन कौन सा है? ACD वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।